मैं एक यतीम खाने में पला बड़ा लड़का था। मैं 7 महीने का था जब मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे और मेरे माँ बाप भी गरीब थे। ना ही उनकी कोई आगे पीछे था, जिसकी वजह से मौके पर लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने यतीम खाने में मुझे भेज दिया। तब से ही मैं यतीम खाने में पला बड़ा था और मैंने पढ़ाई की और मेरी 10वीं और 12वीं में अच्छी पोजीशन आई थी। वहाँ के लोगों ने मुझे आगे पढ़ाने की ठान ली थी और मैं यूं ही पढ़ता गया। आज मैं यूं एक खुफिया एजेंसी का अच्छे ओहदे पर ऑफिसर हूँ और मैं खुफिया तरीके से लोगों को हैंडल करता हूँ और मैंने ऐसे कई गैंग पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले करके सजा दिलवाई। आज भी मैं एक गैंग को पकड़ने का ही काम कर रहा था। एक ऐसा गैंग था जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था और वो केस मेरे हाथ में आया था और मैं उसमें अपना जी जान लगाकर काम कर रहा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। मैं उस लड़की को रोज देखता था। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसका पीछा करने लगा और वो कहीं जा रही थी और बिल्कुल अकेली थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, बस मैं जानना चाहता था कि वो क्या करती है, क्योंकि मैंने उसे जिस हालातों में देखा था उसके बाद मेरी जगह कोई भी होता तो उसका पीछा जरूर करता। उसने अपने आप को अपने दुपट्टे में लपेट रखा था और वो बड़ी सादगी से कदम उठाती हुई चली जा रही थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ और मुझे किसी का पीछा करने का हुनर खूब अच्छे से आता था, क्योंकि मैं खुफिया इंफॉर्मेशन पता करने वाला ऑफिसर हूँ। थोड़ी देर के बाद वो एक झुग्गी में दाखिल हो गई। मैं हैरान हुआ कि ये यहाँ पर क्या करने आई है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा था इस इलाके में तो लोहार लोहे के खिलौने और बर्तन बनाते हैं और मुझे पता था कि इन खिलौनों के अंदर क्या कुछ होता था। मुझे फिक्र होने लगी कि वो अंदर क्यों गई है। मैं जानना चाहता था आखिर अंदर क्या हो रहा है और अगर वही हो रहा हो जो यहाँ पर हुआ करता था तो मैं उसे वहां से बाहर निकालना चाहता था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई मेरी अपनी हो, जबकि मेरा तो उस लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल आई थी। उसके हाथ में कोई चीज थी जिसको उसने दुपट्टे के अंदर छुपा लिया, लेकिन वो चीज हिल रही थी। मैं अब और भी ज्यादा हैरान हो गया। पहले ही मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था और अब मैं उसका पीछा करते हुए भी वापस जा रहा था। जिस जगह पर वो रहती थी वो जगह हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने थी। आज मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जाकर उससे पूछ लिया कि ये तुम्हारे पास क्या है जिसे तुमने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ है। मुझे सामने देखकर पहले तो वो डर गई थी और जब उसने अपनी चादर हटाई तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी और मैंने उसे जल्दी से हथकड़ियां लगा दी, क्योंकि मैं चाहता था वो अब मेरे लिए। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैं नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। वो हमारे ऑफिस के सामने बने हुए कमरे के छोटे से मकान में रहती थी, जिसकी खिड़की से उसके घर के अंदर का सारा मंजर दिखाई देता था। मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी। जब तक उसके छोटे से घर की लाइट ऑन रहती थी मैं अंदर के मंजर भी देख सकता था। मेरा टेबल जिस जगह पर पड़ा हुआ था वहां से उसका घर बिल्कुल साफ नजर आता था। वो सड़क के उस पार रहती थी और सड़क के इस पार हमारा ऑफिस था। मेरी उम्र उस वक्त 30 साल थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा नाम आरिफ था। असल में मैं एक यतीम था। मेरी शादी कौन करता। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम क्यों उस लड़की को देखते रहते हो। मैंने कहा, यार वो मुझे अच्छी लगती है। उसने कहा कि अच्छी लगती है तो रिश्ता क्यों नहीं भिजवा देते हो। वो तो बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत गरीब है। मैंने कहा कि उसकी अमीरी गरीबी से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक अच्छी और प्यारी सी लड़की चाहिए जो मेरा घर बसा सके, मेरे साथ हमेशा वफा कर सके और मैं ड्यूटी के बाद घर जाऊं तो अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाकर मेरे सामने रखे। मैं अब होटल के खाने खा खा कर तंग आ गया हूँ। अभी भी वो लड़की हमारे आंखों के बिल्कुल सामने थी। ऐसा लगता था जैसे कोई काम करने में बिजी हो। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद जमीन पर बैठकर कपड़े धो रही है, क्योंकि उसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उस पर एक नजर डाले तो नजर हटाना ही भूल जाए। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक थी, पतले गुलाबी होंठ थे और रंग भी एकदम सफेद था। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है कि उसके घर रिश्ता भिजवा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अकेली ही रहती है और यार उसकी उम्र भी तो बहुत कम है, यही कोई 20 साल की उम्र होगी उस लड़की की। मेरे दोस्त ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम उम्र की बीवी अच्छी साबित होती है। बीवी शोहर की सारी बातें मान लेती है, उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होती, इसलिए शोहर को बिल्कुल भी तंग नहीं करती और जिंदगी अच्छे से गुजर जाती है। बच्चे जल्दी हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं और बीवी खूबसूरत और जवान ही रहती है। मैंने अपने दोस्त को हैरान होकर देखा था, क्या अजीब से बकवास कर रहा था। वैसे उसने भी एक कम उम्र की लड़की से ही शादी की हुई थी, इसलिए वो अपना तजर्बा मेरे साथ बांट रहा था। मुझे इतना तो पता चल गया था उस लड़की का नाम निकत है। मैं ये जानना चाहता था वो किसके साथ रहती। अगर वो अकेली रहती थी तो फिर बात कुछ अजीब सी हो जाती, लेकिन अगर उसके साथ उसका कोई बाप या भाई या माँ होते तो मैं अपने रिश्ते की बात कर भी सकता था। ये बात बड़ी अजीब थी कि मैंने सड़क पर रहने वाली एक लड़की को अपने लिए पसंद कर लिया था, लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उसे कोई भी पसंद कर सकता था। मैं उस दिन अकेले
अकेला ही बैठा था जब मैंने उसे देखा कि वो अपने दुपट्टे को ठीक करके कहीं जा रही थी। न जाने मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया, मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो उस लड़की से बात ही कर लूंगा। मेरा दिल भी मचल उठा था, उस लड़की से अकेले में बात कर लेनी चाहिए। आखिर उसके दिल में क्या है। वो चलती जा रही थी, आस पास भी देखती जा रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर हो। उसने अपने आप को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढका हुआ था। वो इस तरह जा रही थी जहाँ पर लोहारों की झुग्गियां थी, उसमें लोग रहते थे। उन लोगों की तरफ से हमें पहले भी शिकायतें आई थी। मोहल्ले वालों ने कहा था ये लोग यहाँ पर बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इसलिए आप उन लोगों को यहाँ से हटा दे। और हमने उनको नोटिस भी भिजवा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि बारिश होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक हफ्ते का वक्त दे दीजिए। वो लोग वहाँ पर गलत काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खोने के लिए तो कुछ होता नहीं, ना इज्जत ना ही कुछ, लेकिन निगत उनके पास क्यों जा रही थी। वो झुग्गी के अंदर दाखिल हो गई तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसी गंदी जगह पर जाए। क्या वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरे 2 घंटे के बाद वो बाहर आई। उसने किसी चीज को अपने सीने से लगा रखा था और उसे अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से ढका हुआ था, लेकिन वो चीज जो भी थी हिल रही थी। अब वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हालत बड़ी अजीब लग रही थी, जैसे एक कदम उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए चल रही हो, लेकिन बहुत ही बीमार मालूम हो रही थी। और मैं भी उसका पीछा कर रहा था। दिल तो किया घर में दाखिल हो जाऊं और पूछूं उससे कि वो वहां पर क्या लेने गई थी, लेकिन उससे किस हक से पूछता। थोड़ी देर के बाद उसके घर से अजीब तरह की आवाज से आने लगी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं हैरान था वो किससे बातें कर रही थी, क्योंकि वो तो अकेली रहती थी। मैं अभी उसके पास जाने का सोच ही रहा था कि मुझे कॉल आ गई है। मेरा ड्यूटी का वक्त था और मेरा जाना जरूरी था, इसलिए मैं उस मामले को यहीं पर अधूरा छोड़कर चला गया। लेकिन सुबह जब मैंने निगत को देखा तो मेरे पांव तले से ही जमीन निकल गई। उसकी गोद में एक बच्चा था। वो हमेशा खुद को दुपट्टे में अच्छी तरह से ढक कर रखती थी। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि वो हामला है और उसकी गोद में बच्चा भी काफी छोटा था। क्या ये उसका अपना बच्चा था या उसने बच्चा कहीं से उठाया था। मैं उन्हीं झुग्गियों की तरफ चल पड़ा था ताकि पता करूं कि वो लड़की यहाँ क्या करने आई थी। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद मुझे पता चला यहाँ पर एक औरत रहती है जो औरतों के बच्चे पैदा करने का काम करती है और बहुत ही मामूली पैसों में ये काम करती है। उसने कहा कि हाँ, रात को एक लड़की आई थी, उम्र उसकी यही 20 साल थी। उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। मैंने उसकी मदद कर दी। उसने बदले में मुझे थोड़े पैसे दिए थे। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास ये सब करने का तजर्बा है। तो वो कहने लगी साहब जी, हम तो खानदानी दाइये हैं, हम तो ये काम करते आ रहे हैं। फिर हमारे पास जो आता है वो पहले से ही बड़ा मजबूर होता है, गरीब होता है। हम भी थोड़े बहुत पैसे में उसकी मदद कर देते हैं। अब किसी की मदद कर दी तो क्या बुरा किया, क्या ये भी कोई गुनाह है। वो औरत मेरे सामने खड़े होकर ऐसे सवाल करने लगी जैसे कोई वकील हो। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वाकई ये कोई गुनाह नहीं था। मैं वापिस आ गया था, लेकिन मुझे ये बात पता चल गई कि वो बच्चा निगत का ही था। लेकिन मैं हैरान था, जब अकेली रहती थी और उसकी उम्र भी इतनी कम थी, तो वो फिर इतनी कम उम्र में माँ कैसे बन गई। मेरे तो सारे अरमान पानी में बह गए थे। मैं तो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, उसे इज्जत देना चाहता था। वो अच्छे ऑफिसर की बीवी कहलाती, लेकिन ये क्या, उसने अकेले रहते हुए बच्चे को जन्म दे दिया था। यानी ये उसका नाजायज बच्चा था। अब उस बच्चे को अपने साथ साथ लिए फिरती थी। सुबह वो कहीं चली जाती थी, मैंने उसका पीछा किया। मुझे पता चला कि वो सब्जी मंडी में चली जाती है और वहां बैठकर सब्जी को सेट करने और टोकरी से निकालने का काम करती है। उससे इस काम के थोड़े बहुत पैसे और खाने के लिए कुछ सब्जियां मिल जाती है, लेकिन वो उसी में गुजारा करती है। मेरे लिए ये सब कुछ अजीब था। वो उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी, अपने सीने से लगाए फिरती थी। मैं अक्सर उसे देखता बच्चे के साथ खेल रही होती थी। बच्चे की शक्ल देखकर मालूम होता था कि वो लड़का है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ लिया कि फिर क्या सोचा है उस लड़की के बारे में, कब रिश्ता भेज रहे हो। मैंने कहा छोड़ो, किसी और टॉपिक पर बात करो। उसने कहा क्यों। मैंने कहा बस मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। वक्त गुजरने लगा। हमारा तो काम ऐसा था कि ना दिन का पता चलता था ना रात का। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, कुछ दिनों के लिए निगत ने अब अपना दुपट्टा लपेटना छोड़ दिया था। वो नॉर्मल तरीके से दुपट्टा लेती थी जैसे आम औरतें ओढ़ती हैं, लेकिन अब उसने फिर से अपना दुपट्टा लेना शुरू कर दिया था। एक दिन हमने खाना ऑर्डर किया तो कुछ खाना बच गया था। मेरा दोस्त खाना एक तरफ को फेंकने लगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। तो कहने लगा यार अब ये खाना कौन खाएगा, मौसम भी गर्म है, थोड़ी देर में ही खाना खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा खाना मुझे दे दो। मैंने खाना एक शॉपर में डाला। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बाद में आकर बताऊंगा। मैं वो खाना लिए निगत के घर की तरफ चल पड़ा था। वैसे उसे घर कहना ठीक नहीं था, वो तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। अंदर ही उसने छोटा सा किचन बना रखा था। इतना तो मुझे दूर से ही दिखाई देता था। कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अपने दरवाजे पर पर्दा लगाया हुआ था। उसने कहा कौन। मैंने उसकी आवाज सुनी तो मेरा दिल मचलने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, शायद मैं उसकी आवाज सारी जिंदगी सुनने का इरादा रखता था। मैंने कहा कि आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। अभी मैं बोल ही रहा था
कि बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसने पर्दे के पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ को देखा, बेहद खूबसूरत सफेद दूधिया रंगत के हाथ है। वो एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी, ऐसी लड़की थी जो हर मर्द के ख्वाबों में आती होगी, जिससे हर कोई मर्द शादी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो बहुत कमजोर थी, उसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ था, हड्डियां बाहर को साफ दिखाई दे रही थी। मैंने खाना उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने कहा शुक्रिया। जब मैं वहां से वापस आ रहा था, बच्चे के रोने की आवाज आई थी और निगत की आवाज भी ऐसी लग रही थी कि वो ठीक नहीं है। जाहिर उसने कहा ठीक होना था, अपना तो वो ख्याल रखती ही नहीं थी, हर वक्त बच्चे के साथ बिजी रहती थी। मैंने आते जाते उसको देखा था, मेरी एक आंख जैसूसी पर ही होती थी। एक दिन हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा ये जो सड़क की जगह है ये मेरी है, मैंने इसके ऊपर एक दुकान बनानी है, लेकिन यहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं और अपने घर बनाकर बैठे हैं। मैं कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहता हूँ ताकि इन घरों को तोड़ सकूं। ये तो वही जगह थी जहाँ पर निगत रहती थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। उसने कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ साहब, अगर अभी चला गया तो फिर मैं अगले महीने ही आ पाऊंगा। मैंने कहा अगर तुम वो घर तोड़ दोगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। वो आदमी ये कहकर चला गया कि मैं जगह तो खाली करवा कर ही रहूंगा, मैं अगले महीने फिर आऊंगा। अजीब सा रिश्ता था मेरा निगत के साथ, मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। मैं उससे दिल ही दिल में नाराज भी था कि उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म क्यों दिया था, और आजकल मुझे उसके चाल ढाल देखकर लग रहा था जैसे वो फिर से माँ बनने वाली हो। लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि मैं कभी भी उस घर में किसी भी आदमी को आते जाते हुए नहीं देखा था। अक्सर मेरी रात को ड्यूटी भी होती थी और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी आंखें तो वहीं पर रहती थी, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा अंदाजा ठीक निकला था। अभी उसके पहले बच्चे को दुनिया में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसकी गोद में एक और दूसरा बच्चा आ गया था। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया था। वो बहुत खुश थी और उसका भी बहुत ख्याल रख रही थी। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा ख्याल रखती, उन्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाती, लेकिन खुद उसके पास फटे पुराने कपड़े होते थे। मैं हैरान होता वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाती थी, बच्चों के इतने शौक पूरे करती थी, लेकिन खुद हमेशा बुरी हालत में क्यों रहती थी। मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जो इतने बुरे हालात में भी इतनी खुश रहती थी, बच्चों के साथ खेलती थी। अक्सर उसके बच्चों की आवाज से आती थी, वो उनको बहुत प्यार करती थी। कभी कहती मेरी जान, कभी कहती मेरे बच्चे मेरी जिंदगी में। अक्सर वहां से गुजरता था, बहाने बहाने से उसकी बातें सुनने की कोशिश करता था कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कभी वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया था। एक दिन मैंने निगत को देखा तो मुझे उसकी हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ गया। उसके कपड़े एक तरफ से फटे हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए बाजार से एक सूट लिया, एक जोड़ी स्लीपर लिया और बैग में डालकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा कौन? मैंने कहा मैं वही हूँ जो उस दिन आपके लिए खाना लेकर आया था। आज मैं आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह लाया हूँ। उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लेती। मैंने कहा आपको गलत फहमी हुई है, ये भीख नहीं है। अगर आप ये चीज रख लें ये तो मुझे खुशी होगी और आपके काम आएंगे। इस बार वो पर्दे को हटाकर सामने आ गई थी, शायद देखना चाहती थी कौन मेरी मदद कर रहा है, वो कौन है। लेकिन जब मैंने उससे देखा तो मेरा दिल बुरी तरह से बैठ गया था, क्योंकि वो शक्ल से बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी। मैंने वो शापर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो कहने लगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में एक नजर उसके पीछे देखा, उसके घर में एक चारपाई थी और शायद इस पर वो दोनों बच्चों के साथ सोया करती थी। छोटा सा किचन बाथरूम था। इसके अलावा उस कमरे में एक टूटी फूटी सी कुर्सी थी जिस पर उसने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों के ढेर के ऊपर बच्चों के कपड़े और पैम्पर्स वगैरह पड़े हुए थे। पता नहीं वो बच्चों का सामान कैसे खरीदती होगी और कैसे दोनों बच्चों का खर्चा उठा रही थी। उसके पास बच्चों के दूध के पैकेट के लिए पैसे कहाँ से आते थे। जो भी कमा रही थी उससे बच्चों का सामान ही खरीद लेती थी। उसने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम आरिफ है, ये सामने जो ऑफिस है वहाँ काम करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। उसने कहा क्यों मदद करना चाहते हो आप? मेरी मुझे अकेली लड़की समझकर फायदा उठाना चाहते हो क्या? मैंने कहा आप ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। वो अपनी बातें कहकर थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, असल में मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वापस वहां से अंदर चली गई थी और मुझे वहां बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मैं उसके पीछे अंदर जाकर ये नहीं पूछ सकता था मुझे पूरी बात बताओ, पूरी कहानी सुनाओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, आखिर कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। बस मैं चुप हो गया और वापस आ गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और उसकी हालत अब फिर से खराब होने लगी। मैंने ये बात नोट की थी, जैसे ही वो माँ बनने वाली होती है अपने ऊपर वो दुपट्टे को अच्छी तरह से लिपेट लेती है। शायद वो अपने आप को छिपाती थी ताकि लोगों को ये पता ना चले कि वो माँ बनने वाली है। इस बार भी उसने फिर से दुपट्टे को अच्छी तरह से लिपेटा हुआ था। मैं हैरान हो गया क्योंकि अगर ये उसका तीसरा बच्चा था तो मैं ही पता लगाने में अभी तक नाकाम था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे। क्या वो बदकिरदार थी, वो यहाँ
पर कोई गलत काम करती थी, लेकिन मुझे उसके बारे में तो कोई खबर ही नहीं मिली थी। एक दिन जो मैंने देखा, मेरी रूह तक कट कर रह गई थी। उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी थी। मैं परेशान हो गया क्योंकि बड़ी गाड़ियों में कैसे लोग होते हैं मुझे ऑफिसर से अच्छा कौन जानता होगा। मामला कुछ गड़बड़ था। फिर सोचा कि शायद वो गाड़ी वहां पर वैसी ही खड़ी होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस गाड़ी वाले का निगत के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी भी आराम से कर लेता था। उन दिनों भी मैंने नाइट ड्यूटी लगवा रखी थी। जब एक दिन मुझे उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने जल्द ही जाकर उसकी मदद करना चाहता था और ये मेरा फर्ज भी था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा घबरा गया था। न जाने क्या बात हो, धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलाने की आवाज अभी भी आ रही थी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, शायद उसे भी महसूस हो गया था कि बाहर कोई है। उसने कहा, कौन है? मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में कुछ और सोचे। शायद मैं बाहर ही खड़ा होकर उसकी आवाजें सुन रहा था और तमाशा देख रहा था। मैं अंदर दाखिल हो गया और जो ही मैंने सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गया। वो बहुत तकलीफ में थी। उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे। अब पता चल रहा था कि वो फिर से बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ था। उसने अपने आप अच्छी तरह से ढका हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ था। उसी हड़बड़ाहट में मैंने उसी करीबी अस्पताल लेकर गया। ये अस्पताल प्राइवेट था। यहाँ के लोग भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। डॉक्टर समझे थे कि शायद मैं शादीशुदा हूँ और निकत मेरी बीवी है। मैंने दोनों बच्चों को नर्स के हवाले किया। उसने कहा कि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने बच्चे को दूध वगैरह पिलाया और निकत की भी देखभाल करने लगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा कि ये कौन है? डॉक्टर को साफ बता दिया, ये मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि ये तो बहुत बुरी हालत में है। एक तो इसकी उम्र कम है, ऊपर से इसका ये तीसरा बच्चा था। डॉक्टर ने जब बताया तो मैं चौंक सा गया था। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हम इस बच्चे को बचा नहीं पाए। कमजोरी की वजह से इसका बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसे हमने सफाई करके बाहर निकाल दिया है। आखिर इन बच्चों का बाप कौन है? उसको बुलाइए, जरा उसको समझाए कि इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करें। मैंने कहा, मुझे उसके शौहर के बारे में कुछ नहीं पता, बस आप इसकी सेहत का ख्याल रखिए और अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई थी, समझ गई कि मामला कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं एक खुफिया ऑफिसर था इसलिए कुछ बोली ही नहीं। उसने मुझे एक लिस्ट दे दी, उसमें बच्चों की कुछ चीजें थी। मैंने कहा कि आप कुछ दिन इसको यहीं पर रखिए जब तक इसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। मैं अपने घर चला गया, लेकिन जब सुबह अस्पताल गया तो मुझे अजीब सी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि वो तो 2 घंटे बाद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई थी। हम तो उसे रोकते रहे थे, आपके बारे में भी बताया कि आपने जाने से मना किया है, लेकिन वो नहीं मानी और यहाँ से ऐसे भागी कि जैसे अगर यहाँ से नहीं जाएगी तो न जाने क्या क़यामत आ जाएगी। मैंने कहा कि और कुछ देखा आपने, कुछ ऐसा जो शक में डाल रहा हो? डॉक्टर कहने लगी, उसके पास एक मोबाइल था और न जाने उसने पहले किसी से बात की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे पता था कि वो कहाँ गई होगी, तो मैं उसके घर चला गया। लेकिन सामने का मंजर बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि उसके घर के पास काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और मैंने देखा कोई आदमी भी था जिसने निगत को उस गाड़ी में बिठाया और वहां से लेकर चला गया। निगत उस आदमी के साथ नहीं जा रही थी, वो आदमी जबरदस्ती उसे लेकर गया। मैंने फौरन गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुक गई, लेकिन जैसे ही वो आदमी निगत का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल होने लगा, मैंने उसे रोक लिया। मैं उस आदमी को अच्छी तरह से जानता था, ये बहुत बड़ा स्मगलर था, लेकिन हमें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, इसलिए अभी तक कानून के हाथों से बाहर था। वो आदमी भी मुझे देखकर हैरान रह गया, लेकिन अगर निगत ना चाहती तो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और उसने ठीक वक्त पर चलाना शुरू कर दिया था। कहने लगी, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आया है, मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है, मैं अपने बच्चों को इससे नहीं दूंगी। आपने कहा था मेरी मदद करेंगे, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से ले जाइए। वो आदमी चिल्लाता रह गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और निगत को वहां से ले गया। फिर निगत ने मुझे बताया कि ये बच्चे उसी आदमी के हैं। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती ही मेरी जान की दुश्मन बन गई। मेरी माँ उस आदमी के यहाँ पर काम करती थी, अपनी माँ के साथ मैं भी चली जाया करती थी। उसकी नजर मेरे ऊपर खराब हो गई थी। जब मेरी माँ ने देखा कि वहां पर मेरी इज्जत को खतरा है तो मेरी माँ ने वो काम छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मेरी माँ बीमार रहने लगी और एक दिन मेरी माँ बीमारी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उस आदमी को जब पता चला कि मैं अकेली रहती हूँ तो एक रात वो मेरे घर आ गया, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसका जब भी मन करता यहाँ पर मेरे घर चला आता था, क्योंकि उससे पता था रोकने वाला कोई है ही नहीं। ये पूरी रात मेरा रेप करता और सुबह होते ही चला जाता था। नतीजा ये निकला कि मैं उसके बच्चे की माँ बन गई थी। उसने मेरे बच्चे को गिराना भी चाहा, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को गिराने से मना कर दिया था क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे भी जान का खतरा था। उस आदमी की अय्याशी मुझे बर्बाद
बात कर रही थी, इसलिए मुझे मरने भी नहीं देता था। और फिर मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना और मुझसे जबरदस्ती करता रहा। और उसका नतीजा ये था कि मैं दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई। उसकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। उसकी बीवी बांझ औरत है। अब उसको डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि उसकी बीवी कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अब ये मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहता है। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मैंने उन्हें जन्म दिया है, मैं ये बच्चे उस आदमी को नहीं देना चाहती। मैंने उसको कहा भी था, अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये मुझे इज्जत देने को तैयार नहीं है और मैं इसकी राखेल बनकर नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो मत रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो कहने लगी, आप नहीं जानते, ये आदमी बहुत खतरनाक है, आप मुझे कहीं भी रखोगे वो वहीं पर पहुंच जाएगा। मैं पहले ही उससे छुपकर रह रही थी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ गया था। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास निकत को रखने की वाकई कोई जगह नहीं थी। मैं उसे अपने घर ले जाता तो मैं भी पकड़ा जाता, क्योंकि वो सबसे पहले मेरे घर की तलाशी लेता। मैंने निकत को उसी ऑफिस में रखा, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं निकत को बचाकर ऑफिस में रखूंगा। वो तो यही समझ रहा होगा, या तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा या फिर कहीं और। वो काफी वक्त तक उसे ढूंढता रहा। उधर निगत अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन वो हमेशा वहां नहीं रह सकती थी। इसके बारे में कोई फैसला करना था। अच्छा, मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वो भी हैरान हुआ। उसने कहा, उसे वहां से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, निकाल कर उसे कहाँ ले जाऊंगा? अपने घर ले जाऊंगा तो किस रिश्ते से? मेरे दोस्त ने कहा, यार बात तो वहीं पर आगे, जो फैसला तुमने किया था, लेकिन अब ये फैसला तेरे लिए काफी मुश्किल हो गया है। मैंने कहा, अगर मर्द चाहे तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। मेरे दोस्त ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या तू अब भी इसके साथ, इसके दोनों बच्चों के साथ रह सकता है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो एक बेसहारा लड़की है, उसके साथ रेप हुआ है और हमारा काम मुआशरे से बुराई को खत्म करना है, बल्कि बेसहाराओं को सहारा भी देना है। निगत से शादी की बात की तो वो लड़की रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई। उसने कहा कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैंने उससे शादी कर ली, अब वो मेरे घर में है और वो दोनों बच्चे भी मेरे घर में पल रहे हैं। और वो आदमी, मैंने उसके पूरे गैंग को पकड़ने की वजह से मेरी रैंक भी बढ़ गई और मैं ऐसे ही खुफिया स्मगलर को पकड़ता हूँ और जेल में डालता हूँ। उस बेसहारा लड़की से मैंने शादी की और उन दोनों बच्चों को बाप का प्यार दिया, क्योंकि निगत मेरी बीवी बन चुकी थी। आप लोग बताइए, क्या मैंने सही किया या नहीं? क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरे दिल में एक अच्छे काम का जज्बा भी था और शायद मोहब्बत भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। अगर माशरे में बुराई को खत्म करना है तो पहले हमें ही आगे आना होगा।